हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में आपने शुरू किया था लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो आपने लास्ट क्लास में कुछ सर्विसेज देखी जो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। आज की क्लास में फिर 2-3 सर्विसेज हम देखेंगे विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, राइट, एंड विल कंटिन्यू इन द सेम वे। तो आपको ये सब कुछ ना याद रखना पड़ेगा कि भाई एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें से क्या एग्जेम्पशन है, हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या क्या एग्जेम्पशन है, जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट है उनकी कौन सी सर्विस है एग्जेम्प्ट है। यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, ठीक है। यू डोंट हैव टू मग इट अप एज बिकॉज यू डोंट हैव टू राइट इट एनीवेयर। ऐसा नहीं होगा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन की भाई बताइए एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है, दैट वोंट बी द केस। हाउ आर यू गोइंग टू आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज थिंग्स कि आपको क्या किया गया, 5-6 सर्विसेज के नाम दे दिए गए और सबके आगे किस वैल्यू पे दिया गया है वो भी बता दिया गया, और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए इस पे जीएसटी कितना होगा, प्रोवाइडेड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसमें से कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी, कुछ टैक्सेबल होगी। तो ऑब्वियसली जो एग्जेम्प्ट होगी उन पे तो जीएसटी आप जोड़ेंगे नहीं, जो टैक्सेबल है उस पर जोड़ देंगे, राइट। तो बेसिकली बस ये चेक किया जाएगा, आपको सर्विस खुद बताई जाएगी, आप ऐसे समझ लीजिए, राइट। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दैट इज एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, राइट। तो आपको इतना तो याद होना चाहिए, जैसे ही आप सुने तो तुरंत आपको याद आ जाए। तो हम जब कहानी की तरीके से इस सबको पढ़ते हैं ना, तो बेसिकली हमारे दिमाग में ये सब कुछ बैठ चुका होता है, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जब जैसे ही आप एग्जाम में वो लाइन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ हाँ ये तो एग्जेम्प्ट होती है, इसकी बात हो चुकी है क्लास में, राइट। चलो देखते हैं आज की क्लास में। पहले हम लोग बात करेंगे एजुकेशन सर्विस की। अब एजुकेशन से रिलेटेड जो जो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है वो यहाँ पे हम बताएंगे आपको। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन दे रही है ऐसा नहीं है। जैसे स्टडी एट होम, क्या ये एजुकेशन वाली इंस्टीट्यूट है? हाँ, लेकिन जीएसटी में जो डेफिनेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, उसकी डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करती। यानी स्टडी एट होम इज नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन जीएसटी। तो यानी हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, स्टडी एट होम को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन किसको मिलेगी? बताता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो है जो डिग्री या डिप्लोमा देती है, ठीक है। क्या हो सकता है वो? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया हुआ है, वो डिग्री या डिप्लोमा देगी। और वो कैसा हो सकता है? वो हो सकता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। और डिग्री देने वाले का कुछ एग्जांपल ले लीजिए, डिग्री डिप्लोमा देने वाले जैसे आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई, ये सब डिग्री देते हैं। तो बाकी और भी जो लोग भी डिग्री देते हैं, तो डिग्री डिप्लोमा देने वाले और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में आते हैं। तो इनके द्वारा दी गई क्या कोई भी सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा कोई भी सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इनके द्वारा कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट होगी ये यहां बता रहा है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी मेंबर। ओके, तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर वो सर्विस देती है स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को, तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट है। बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी। अच्छा, एक बात बताइए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी पैसा लिया जाता है? जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं वो कौन है? क्या वो स्टूडेंट है? आंसर इज नो। देखिए, सबसे पहले तो कह रहा है कि स्टूडेंट को, फैकल्टी को और स्टाफ को कोई भी सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे देगी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई भी सर्विस दे दे तो यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स को अपने पढ़ा रही है, तो पढ़ाने के एवज में जो पैसा ले रही है, क्या उस पर जीएसटी लगेगी? नहीं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, बस की सर्विसेज देती है, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं। क्या अपने फैकल्टी और स्टाफ मेंबर को भी बस की सर्विस दे देती है? हाँ। अब देखिए, बहुत सारे टीचर, स्टाफ मेंबर्स भी स्कूल की बस से ही जाते हैं स्कूल, तो ये फैसिलिटी भी स्कूल दे रही है, ठीक है। वेदर फॉर कंसिडरेशन और नॉट, उसकी तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी बात ये कर रहे हैं कि क्या ये एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, तो आंसर इज यस, एग्जेम्प्ट है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस अपने बच्चों को, अपनी फैकल्टी को, अपने स्टाफ मेंबर्स को देगी तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। जैसे स्कूल में कैंटीन है, राइट। अब देखिए, बाहर आप रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे
तो जीएसटी लगता है, आपको मालूम है। लेकिन स्कूल के रेस्टोरेंट में बच्चा खाना खाए, फैकल्टी मेंबर्स खाना खाए या फिर स्टाफ मेंबर्स खाना खाए तो इस पे जीएसटी नहीं है। तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 3 लोगों को बता दिया कि इनको सर्विसेज देगा तो वो एग्जेम्प्ट है। फिर क्या कहता है कि अगर वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सर्विस दे रहा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो बच्चा बैठता है जो स्टूडेंट नहीं है, तो स्कूल क्या करती है, 2,000-4,000 रुपए का एडमिशन फॉर्म बेचती है जिससे एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो ये भी बचा दिया। कह रहा है नहीं, कह रहा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो सर्विस दी जाएगी ये भी एग्जेम्प्ट है। चलिए अब देखिए, अभी तक था बाई एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहां पे बात कर रहा है टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी सर्विस रेसिपिएंट कौन है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओह माय गॉड, बहुत ध्यान से बच्चों, यहां पे कौन था? यहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था सर्विस प्रोवाइडर, उसकी बात हो रही थी। और यहां पे अब किसकी बात होने लग गई? यहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस रेसिपिएंट है, लेने वाला है, तो भी एग्जेम्पशन है। ठीक है, यानी अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहे हैं, अब कौन सी ये तो बताएगा यहाँ पे, अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहे हैं तो हमें जीएसटी नहीं लेना है। हम कौन है मतलब नहीं है, अगर लेने वाला हमसे सर्विस ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी हम स्कूल कॉलेज इनको सर्विस दे रहे हैं तो एग्जेम्पशन है। देखिए क्या है, टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। अब देखिए हम कौन है, हम हैं राज ट्रेवल्स। ठीक है, ये रही स्कूल और ये रहे बच्चे, स्टूडेंट्स। ठीक है, राज ट्रेवल्स के पास बस है। ठीक है, अब ये स्कूल ने क्या बोला, स्कूल ने बोला कि स्कूल के पास बस कम पड़ रही थी, तो स्कूल ने राज ट्रेवल से बोला कि अपनी कुछ बसेस मेरे बच्चों के लिए चलवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, राइट। फीस कौन किसको देता है? स्टूडेंट स्कूल को फीस देता है, बस फी। ठीक है, हम थोड़ी ना पैसा ले रहे हैं, हम तो स्कूल के लिए बस चलवा रहे हैं, बच्चों से हमको मतलब थोड़ी ना है। स्कूल ने जैसे कहा है वैसे बस चला दे रहे हैं, बच्चों से स्कूल पैसा ले रहा है, स्कूल हमको दे रही है बस की फीस, स्कूल से हमको पैसा मिल रहा है। ठीक है, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, ये इस पे नो जीएसटी, नहीं जीएसटी लगेगा। इस पे जीएसटी क्यों नहीं लगा, आप बता सकते हैं? इस पे जीएसटी क्यों नहीं लगा? क्योंकि सर्विस इज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि यहां वाले पे इस पे जीएसटी लगेगा, जो बच्चा स्कूल को फीस दे रहा है, यहां पे भी नो जीएसटी है। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है, इस पे क्यों नहीं जीएसटी है? इस पे जीएसटी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों को कोई भी फैसिलिटी देगा तो उस पे जीएसटी नहीं है। ये इसलिए नहीं जीएसटी है क्योंकि सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत ध्यान देने वाली बात क्या थी, यहां टू लिखे हैं, यहां बाई लिखे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग रीजन की वजह से भी है। ठीक है, यहां पे रीजन है, यहां पे क्या रीजन है, एंट्री नंबर 66 का ए, और यहां पे क्या लिख है, एंट्री नंबर 66 का B1, ये रीजन है। तो कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे दे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किस लिए? ताकि उनके बच्चों को, फैकल्टी को और स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। बड़ी मजे की बात है। और या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम कैटरिंग की सर्विस देते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील। अब आप समझ रहे हो, कैंटीन जो है स्कूल में वो स्कूल की नहीं है। ठीक है, कैंटीन एक आउटसाइडर की, एक थर्ड पार्टी की है। ठीक है, राज फूड्स, ये है कैंटीन, स्कूल की कैंटीन नहीं है। कौन सी स्कूल में ये कैंटीन है? ये स्कूल में कैंटीन है। ठीक है, और ये रहे स्टूडेंट।
अब राज फूड कैंटीन को क्या किया है, स्कूल ने कहा है कि भाई तुमको इतना सामान बनाना है, ये हम रोज का रोज तुमको इतना ब्रेड दे देंगे, ये दे देंगे, सामान दे देंगे, तुमको ये सब कुछ रेडी करना है, या फिर विथ मटेरियल ये रेडी करता है फूड कैंटीन वाला, उसको बता दिया गया है रोज तुमको 100 समोसे बनाने, 50 कटलेट बनाना है, ये सब कुछ बता दिया गया है, राइट। और स्कूल क्या करती है, इसको लमसम पेमेंट करती है, भाई ठीक है पूरा पूरा डिसाइडेड है, तुमको 100 समोसे बनाने हैं, इतना ये बनाना है, इतना ये बनाना है, 50 बर्गर बनाना है, और कुल मिला के हम तुमको कितना पैसा देंगे, हम इसका रोज का रोज तुमको 10,000 रुपया दे देंगे, ठीक है। अच्छा, और जो कैंटीन से पैसा कलेक्शन हो रहा है वो किसके पास जा रहा है, जो खाने का पैसा वो स्कूल ले रही है पूरा पूरा, ठीक है, वो इस बच्चे स्कूल को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब वहां जो क्यूआर कोड कैंटीन के बाहर लगा हुआ है उसको जब स्कैन मार रहे हैं तो पैसा स्कूल के पास पहुंच रहा है, कैंटीन वाले के पास नहीं, कैंटीन वाले को तो स्कूल पैसा देगी, ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो इसमें क्या होगा कि राज फूड ने सर्विस इसको दी और स्कूल इसको सर्विस दे रहा है, ठीक है। अब ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये क्यों एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों को कोई भी सर्विस देती है ना तो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 66A की वजह से, और ये क्यों एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट 66B2 की वजह से, ये देखिए 66B2 की वजह से, कैटरिंग दिया जाए या मिड डे मील दिया जाए। अब ये मिड डे मील क्या है, देखिए बहुत सारे गांव में ना छोटी छोटी स्कूलें हैं, ठीक है, सरकारी स्कूलें हैं वो, और ये खोली क्यों गई हैं, ये खोली इसलिए गई हैं ताकि एजुकेशन प्रमोट हो सके। भाई जो लोग एजुकेशन के लिए पे नहीं कर सकते हैं तो सरकारी स्कूल का मकसद ही यही है कि जो गरीब हैं, जो कॉन्वेंट स्कूलों की फीस नहीं भर सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं भर सकते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन जनरली ये बच्चे ऐसे घर को बिलोंग करते हैं कभी कभी कि इनके लिए स्कूल आना भी, फ्री में भी स्कूल आना है तो भी मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटी सी उम्र में ही कमाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट कैसे इनको बुलाए, और या फिर इनको कोई मोटिवेशन नहीं है पढ़ने का, ठीक है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, इनका माहौल ही ऐसा नहीं है कि इनको समझ में आता है कि पढ़ाई जरूरी भी है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको तो मालूम है कि ये बच्चे वो हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना भी घर पे कायदे से नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कूलों में चालू कर दिया मिड डे मील, कि जो बच्चा स्कूल आएगा उसको दोपहर में खाना भी खाने को मिलेगा, राइट। तो अब सरकारी स्कूल को मिड डे मील प्रोवाइड करने वाला कोई थर्ड पार्टी वेंडर है, अब स्कूल थोड़ी ना खिचड़ी और जो भी चावल दाल देना है बच्चों को बना रही है, तो एक थर्ड पार्टी है, वो क्या कर रहा है, खाना प्रोवाइड कर रहा है वो सरकारी स्कूल को। तो वो जो थर्ड पार्टी सरकारी स्कूल को खाना प्रोवाइड करने की सर्विस दे रहा है ना, वो सर्विस एग्जेम्प्टेड है। ये सर्विस किसको दी जा रही है, टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाय हुम, बाय एन आउटसाइड कैटरर ऑब्वियसली, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साफ सफाई के लिए किसी थर्ड पार्टी वेंडर को सर्विस दे रखी है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जो थर्ड पार्टी सर्विस दे रहा है ऑफ क्लीनिंग ऑफ द स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एक बात बताइए, हम अपनी ऑफिस की क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी को देते हैं, ठीक है, क्या जीएसटी देना है हमको, हाँ देना पड़ेगा। किसको नहीं देना, अगर यही स्कूल कॉलेज में साफ सफाई हो रही है ना, उसको नहीं देना है जीएसटी। Services relating to admission to a conduct of examination by such institution, okay। कभी कभी स्कूल कॉलेज अपने एडमिशन का टेस्ट खुद नहीं लेते। अब इसका एक जीता जागता एग्जांपल है कैट का एग्जाम। कैट का एग्जाम लेने वाली बॉडी कोई और है और उसके रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं कौन, आईएम वगैरह लेते हैं, ठीक है, मतलब एमबीए के इंस्टीट्यूट्स लेते हैं। तो कैट एग्जामिनेशन कोई और ले रहा है। तो फिर वही बात यहां पे बोल रहा है कि अगर हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम एग्जाम ले रहे हैं, हम कोई थर्ड पार्टी हैं, तो हमारी सर्विस किसके लिए, ऑब्वियसली फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हम यहाँ पे ये भी सर्विस एग्जेम्प्ट है, ठीक है। या मान लीजिए मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मुझे एक स्कूल ने दे दिया कॉन्ट्रैक्ट कि एडमिशन टेस्ट का जो एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराने का काम स्टडी एट होम का है, स्टडी एट होम एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराएगी किसी स्कूल के लिए, ठीक है। तो उनकी जितने एडमिशन्स होते हैं ना वो हम कराएंगे, बच्चों का एग्जाम हम लेंगे एडमिशन के लिए। तो अब इसके लिए हम पैसा तो ऑब्वियसली ले ही रहे हैं, कलेक्ट कर ही रहे हैं, ठीक है।
कैसे कलेक्ट हो रहा होगा? जनरली यही हो रहा होगा कि स्कूल बच्चों से पैसा तो स्कूल ले रही होगी और स्कूल हमको पैसा दे रखी होगी ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। तो स्कूल जो हमें पैसा देगी वो विदाउट जीएसटी होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल, अगर हम ऑनलाइन जर्नल और पीरियोडिकल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, तो इस पे भी जीएसटी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए अब क्या बोल रहा है ये। However, nothing contained in subsection 1, 2 and 3 of item B shall apply to an educational institution other than the institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent. प्री स्कूल तो आप समझ गए, ठीक है, मतलब क्लास 1 के पहले वाले सब प्री स्कूल हैं, और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी मतलब क्लास 12। मतलब ये जो 1, 2 एंड 3 है ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए बोल रहा है। ओके, अब देखिए क्या क्या ध्यान देने की बात है। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। हम जैसे एग्जांपल ले रहे थे आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई, सब था इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये 1, 2, 3 है, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्कूल है यहाँ के लिए। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्कूल, मतलब ये बेनिफिट जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल को अगर हम सर्विस देते हैं तो ही जीएसटी नहीं है। फिर और आगे क्या बोल रहा है, फर्दर nothing contained in sub item 5 of B shall apply to an institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary and education as part of approved vocational education course, ठीक है। Further, nothing contained in sub item 5 of item B shall apply to an institution providing services by way of this and this, ठीक है। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, फिफ्थ के लिए किसकी बात कर रहा है? ये है अदर देन स्कूल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वोकेशनल ट्रेनिंग, ये वोकेशनल ट्रेनिंग वाले ना डिप्लोमा देते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, और ये डिप्लोमास देते हैं, तो ये भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आए तो सही, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर पार्ट नंबर 5 ये अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कहता है कि फर्दर नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 5 ऑफ आइटम बी शैल अप्लाई टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ। अगर ये सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो बी का सब आइटम 5 अप्लाई नहीं होगा, यानी एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगा। और 1, 2, 3 के लिए क्या बोल रहा था, however nothing contained in sub item 1, 2 and 3 of item B shall apply to an educational institution other than this, ठीक है। बाकी पे अप्लाई नहीं करेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई करेगा, प्री स्कूल एजुकेशन और इस पे, ठीक है, मतलब स्कूल्स पे अप्लाई करेगा। अब तो क्लियर है ना। बाकी पॉइंट नंबर 4 जो बीच में बच जा रहा है वो सबके लिए अप्लाई करेगा। डन। Only those institutions whose operation conform to specifics given in the definition of the term education institution would be treated as one entitled to avail exemption provided by the law. This would mean that private coaching centers or other unrecognized institution through self-styled as educational institution would not be treated as educational institution. अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं जो अपने से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन गए हैं, ठीक है, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहां पे ट्रीट नहीं किया जाएगा और उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, राइट। चलिए आते हैं अगली सर्विस देखते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज, अब बात हो रही है यहां पे हॉस्पिटल के सर्विसेज की। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स इन सब की इनकम पे, इनकी सर्विसेज पे जीएसटी क्यों हटा रखी है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ये सर्विसेज सब कोई अवेल करे, ठीक है, ये चीपर हो, राइट। इसलिए ये कोशिश की गई है कि इस पे जीएसटी नहीं लगाई गई है। हालांकि मेरा तो ऐसा मानना है कि
बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखिए बहुत महंगे हॉस्पिटल्स हैं, राइट, और गवर्नमेंट जब जीएसटी नहीं लगा रही है ना तो उनको टैक्स प्लानिंग का भी स्कोप दे रही है बहुत, ठीक है, बहुत सारा तो वो पैसा अनरिकॉर्डेड चला जा रहा होगा क्योंकि जीएसटी वगैरह का कानून नहीं है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को कम ही जीएसटी लेना चाहिए था, वहां पे लेना चाहिए, या तो गवर्नमेंट ऐसा कर दे कि हॉस्पिटल जिनकी टर्नओवर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट है उन पे जीएसटी लगे। और अगर एजुकेशन की बात की, क्योंकि हॉस्पिटल में तो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो कुछ भी हो सब में गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे रही है, लेकिन एजुकेशन में देखिए पूरा कंट्रोल है, गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज ये सब कुछ है, तो भाई एग्जेम्पशन है जीएसटी की, प्राइवेट कोचिंग का नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाई थोड़ी ना हो रही है, बेसिक जो पढ़ाई हो रही है, जो एक्चुअल में पढ़ाई हो रही है वो स्कूल कॉलेज में हो रही है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पढ़ाई एक्चुअल में वो कहां कर रहा है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही कर रहा है, राइट। हॉस्पिटल सर्विसेज बाई अ वेटिनरी क्लिनिक, वेटिनरी क्लिनिक क्या होती है, एनिमल क्लिनिक, जानवरों का अस्पताल, तो वेटिनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल एंड बर्ड, तो अगर जानवरों से चिड़ियों से रिलेटेड हॉस्पिटल है तो उसकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। फिर है सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय ए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, कह रहा है कि हेल्थ केयर सर्विसेज कौन दे रहा है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट का मतलब हो गया हॉस्पिटल्स, ठीक है, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब हो गया डॉक्टर, ठीक है, ये हो गया हॉस्पिटल, ये हो गया डॉक्टर, और पैरामेडिक्स का मतलब हो गया जूनियर डॉक्टर, ठीक है, जैसे किसी हॉस्पिटल में जाइए और आप अभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो तुरंत आप जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर करेंगे तुरंत एक जूनियर डॉक्टर फटाफट आपको देखना शुरू कर देगा, बाकी बड़े डॉक्टर साहब तो अभी बाद में आएंगे। जैसे किसी हॉस्पिटल में जाइए रात को 2 बजे, कोई एक्सीडेंट का केस है या कुछ ऐसा है, रात को 2 बजे पहुंचिए तो जूनियर डॉक्टर तुरंत आपको देखना शुरू कर देगा, तब तक में बड़े डॉक्टर साहब को फोन किया जाएगा, वो अपने घर से पहुंचेंगे आपको देखने के लिए, राइट। तो पैरामेडिक्स आर कॉल्ड जूनियर डॉक्टर्स, तो किसी की भी सर्विस है ये सब एग्जेम्प्ट है। However, nothing contained in this entry shall apply to service provided by clinical establishment by way of providing room. कह रहा है ये जो एग्जेम्पशन है वो नहीं अप्लाई करेगा अगर क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रूम प्रोवाइड करता है, हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग 5,000 पर डे टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विसेज। अगर एक हॉस्पिटल 5,000 रुपए पर डे से अधिक का कमरा देता है, ठीक है, तो उस पर जीएसटी लगेगा। और सरकार भी सोच रही है यार हॉस्पिटल है, 5,000 रुपया से पर डे से ज्यादा का कमरा दे रहा है सर, ये हॉस्पिटल है या होटल है, राइट भाई, होटल्स में भी 4-5 हजार रुपया लगता है, ये 5,000 रुपए से ज्यादा हॉस्पिटल अपनी रूम रेंट का ले रहा है, तो वहां पे गवर्नमेंट जीएसटी ले रही है, राइट। यानी अगर एक हॉस्पिटल में कहीं भी जीएसटी नहीं है, पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, हॉस्पिटल में कहीं भी जीएसटी नहीं है, सिर्फ एक जगह जीएसटी है, अगर कमरे का किराया 5,000 रुपया से ज्यादा है, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर एक हॉस्पिटल है उसमें 2 तरीके का कमरा चल रहा है, एक डिलक्स रूम है, एक वीआईपी रूम है, मान लीजिए एक डिलक्स रूम है और एक वीआईपी रूम है। डिलक्स रूम का किराया है 4,000 रुपया और वीआईपी रूम का किराया है 9,000 रुपया, एक दिन का पर डे की बात हो रही है। तो जब हॉस्पिटल डिलक्स रूम देगा तो 4,000 रुपए का देगा, कुछ नहीं लेगा इसके साथ, लेकिन अगर वीआईपी रूम देगा तो इस पे जीएसटी भी लेगा, 9,000 प्लस जीएसटी, ठीक है। जीएसटी का रेट हर समय बदलता रहता है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल देते हैं, अभी 5% फिलहाल चल रहा है, तो 5% जीएसटी इस पे लग जाती है, 9,000 प्लस 5% और लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। और वही अगर मैं 4,000 सेम हॉस्पिटल में, मतलब अगर हॉस्पिटल को जीएसटी लेना है तो ये नहीं कि सभी कमरों पे लेगा, ठीक है, जो मतलब उनकी अगर अलग अलग कमरों की कैटेगरी है तो जिस कमरे का किराया 5,000 से ज्यादा उस पर लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो एक्सीडिंग 5,000 होना चाहिए, ग्रेटर 5,000 होना चाहिए पर डे का रूम रेंट, ठीक है। Services provided by way of transportation of a patient in an ambulance other than those specified in A above. क्या कहता है, अगर एम्बुलेंस की सर्विस दी जाती है तो इस पे भी जीएसटी नहीं है। तो मैंने तो इतना घुमा फिरा की बोल ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में कौन सी सर्विस लेते हो, अरे डॉक्टर की सर्विस लोगे, ठीक है, कमरे की सर्विस लोगे, बाकी आईसीयू लोगे, सब एग्जेम्प्ट है, क्रिटिकल केयरिंग यूनिट सीसीयू लोगे, आईसीसीयू यूज होगा, जो भी है, मतलब एम्बुलेंस यूज करोगे, जो भी हॉस्पिटल का सर्विस आप ले रहे हो
सभी पे एग्जेम्पशन है, सभी पे एग्जेम्पशन है, बस एक चीज पर जीएसटी है, अगर कमरे का किराया 5,000 रुपया से अधिक है, एक दिन का एक कमरे का किराया 5,000 से अधिक है। ठीक है, तो रेंट ऑफ रूम प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट इन हॉस्पिटल इज एग्जिम्प्ट। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए रूम रेंट अप टू ₹5,000 अगर है तो, रूम रेंट अप टू ₹5,000 पर डे अगर है तो, तब ये भी एग्जेम्प्ट है, ऐसा नहीं है कि तब टैक्सेबल है, तब भी ये एग्जेम्प्ट है 5,000 रुपए तक। अच्छा, इन पेशेंट का मतलब क्या होता है? जो हॉस्पिटल में रह के इलाज करा रहे हैं उनको कहा जाता है इन पेशेंट। ठीक है, पेशेंट उसको कहते हैं जो आएंगे डॉक्टर साहब को दिखाएंगे चले जाएंगे। ठीक है, और जो हॉस्पिटल में रहेंगे मतलब ऐसे समझ लो, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं जो एडमिट हो गए हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं इन पेशेंट। आगे देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट और टेक्नीशियन। हॉस्पिटल हायर सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट और टेक्नीशियन। सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट या टेक्नीशियन कुछ भी हम कह सकते हैं, ये एक ही वर्ड है। ठीक है, अब ये क्या चीज होता है? जैसे मान लीजिए मैं वाराणसी के एक हॉस्पिटल में गया, ठीक है, और जो डॉक्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि यार ये जो रिपोर्ट है ये कुछ समझ में नहीं आ रही, ये जो प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रही है, या आपका जो ऑपरेशन है ना यहाँ के डॉक्टर नहीं करेंगे, वो दिल्ली से एक बड़े डॉक्टर साहब आएंगे वो करेंगे। ठीक है, या एक दिल्ली से बड़े डॉक्टर साहब आ रहे हैं, पहले वो आपको देखेंगे और जो कंसल्टेंसी लेनी है वो मैं पहले बड़े डॉक्टर साहब से लूंगा, फिर उसके बाद आपका ऑपरेशन शुरू होगा। होता है कभी कभी कि भाई एक बड़ा डॉक्टर साहब दिल्ली से आएंगे, मुंबई से आएंगे पहले, और वो कंसल्टेंसी देंगे, उनसे लिया जाएगा, उसकी फीस कौन भरेगा? ऑब्वियसली जो पेशेंट है वही भरेगा, लेकिन ये जो इसकी फीस जो पे की जाएगी इस पे जीएसटी नहीं होगा। राइट, मतलब ये सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, कंसल्टेंट्स हैं, इनकी फीस पे भी जीएसटी नहीं है। Such person do not have any contract with the patient. Hospital pay them consultancy charges and there is no employer-employee relationship between them. ठीक है, it is clarified by CBIC that services provided by such senior doctor, consultant, technician, whether employees or not, are healthcare services which are exempt from GST. आइए अब अगला देखते हैं, फूड सप्लाई टू द पेशेंट। अब देखिए हॉस्पिटल में हेल्थ केयर ट्रीटमेंट का ही पार्ट है खाना, या फूड जो है वो एक रेस्टोरेंट सर्विस कहलाएगी, कैटरिंग सर्विस कहलाएगी? क्या होगा अगर हॉस्पिटल के खाने को कैटरिंग सर्विस कहा जाए, ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस के इक्विवेलेंट माना जाए, तब तो उस पर जीएसटी लगना चाहिए। और अगर उसको भी आप हेल्थ केयर सर्विस ही मान रहे हैं कि भाई जो हॉस्पिटल में खाना है वो भी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का पार्ट है, तो उस पर जीएसटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है। लेकिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस बात को पहले अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है, पहले सिचुएशन को समझिए। हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, मतलब हम इन पेशेंट नहीं है, आई हैव नॉट बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल में गए थे डॉक्टर को दिखाने, कैंटीन थी, समोसा खा लिए वहां से, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि एक मेरा पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में और पेशेंट को डॉक्टर लिखता है कि खिचड़ी खाना है उसे, और खिचड़ी में कितना पानी डलेगा, कितना दाल डलेगा, कितना चावल डलेगा, ये सब डिफाइंड है, और उस हिसाब से कैंटीन से खिचड़ी बनके पेशेंट के लिए आती है। तो इसका क्या होगा? दूसरी चीज, पेशेंट तो खिचड़ी खा रहा है लेकिन हम लगे हाथ उसी कैंटीन से डोसा खा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कौन सी सर्विस है भाई? ये हॉस्पिटल के हेल्थ केयर सर्विस में आएगा या ये कैंटीन सर्विसेज, नॉर्मल कैंटीन सर्विसेज कहलाएगा? तो और क्या क्या हो सकता है? उस हॉस्पिटल की कैंटीन से जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वहां पे वहां के स्टाफ हैं, वो भी खाना खाते हैं, ये हो सकता है। तो आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना है। आइए देखते हैं लॉ में क्या लिखा हुआ है। Healthcare services provided by clinical establishment will include food supplied to the patient, but such food may be prepared by the canteen run by the hospital or may be outsourced by the hospital from the outdoor caterers. कह रहा है कि हॉस्पिटल ने बताया है पेशेंट को खाना कि यही खाना है, और वो खाना हॉस्पिटल के द्वारा रन की गई कैंटीन में बन रहा है,
या फिर हॉस्पिटल ने किसी आउटसाइडर कैटरर को ये काम दे रखा है कि तुम हॉस्पिटल में एक कैंटीन चलाओगे और पेशेंट का खाना बनाओगे। ये पूरा खाना क्या पेशेंट को खिलाना है ये सब कुछ डॉक्टर ने बताया हुआ है, तो कह रहा है कि ये एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज में इंक्लूड होगा। When outsourced, there is no ambiguity that the suppliers will charge tax as applicable and the hospital will get no ITC. अब इस केस में क्या होता है, अगर हॉस्पिटल ने किसी आउटसाइडर को बोला हुआ है कि तुम खिचड़ी बना के पेशेंट को दोगे, ठीक है, तो पेशेंट से पैसा कौन लेगा? वो आउटसाइडर कैंटीन वाला क्या? नहीं, वो थोड़ी ना लेगा, वो तो हॉस्पिटल लेगा पेशेंट से पैसा। और जो कैंटीन वाला है वो किसको प्रोवाइड कर रहा है ये सर्विस? हॉस्पिटल को। आप ऐसे समझिए, हॉस्पिटल वाला पैसा देगा उस कैंटीन वाले को खिचड़ी का, ठीक है। तो क्या ये सर्विस हेल्थ केयर सर्विस हुई कैंटीन के द्वारा हॉस्पिटल को? नहीं, लेकिन हॉस्पिटल के द्वारा पेशेंट को ये हेल्थ केयर सर्विस है। मैं समझाता हूं, ये रहा कैंटीन, ये रहा हॉस्पिटल और ये है पेशेंट। अगर हॉस्पिटल का ही अपना कैंटीन है तब तो बात ही खत्म हो गई, हॉस्पिटल ही सीधे बस एक ही बंदा है, हॉस्पिटल पेशेंट को सर्विस दे रहा है और इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये आउटसाइड कैंटीन है, ठीक है, यानी थर्ड पार्टी कैंटीन है, किसी और की कैंटीन है, ऐसे समझ लीजिए थर्ड पार्टी कैंटीन है, तो थर्ड पार्टी कैंटीन हॉस्पिटल को सर्विस दे रहा है, हॉस्पिटल पेशेंट को सर्विस दे रहा है खिचड़ी की। आप ऐसे समझ रहे हैं, ये खिचड़ी है, खिचड़ी, तो इस पर जीएसटी नहीं है, नो जीएसटी, बट ये खिचड़ी की सर्विस ये तो हॉस्पिटल को दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की पेमेंट तो भाई हॉस्पिटल ना इसको देता है, ये ना इसको पेमेंट देता है, पेशेंट तो हॉस्पिटल को पेमेंट देगा। तो इस वाले पे जीएसटी नहीं है, लेकिन इस वाले पे जीएसटी है, और हॉस्पिटल को कोई आईटीसी भी नहीं मिलती इसकी। अब आप कहेंगे हॉस्पिटल को आईटीसी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आप बाद में बहुत पढ़ेंगे, जब आईटीसी चैप्टर पढ़ेंगे, कि खाने पीने की चीज की आईटीसी नहीं होती, ठीक है। If hospital have their own canteen and prepare their own food, then no ITC will be available on input including capital goods, and in turn they supply foods to the doctors and their staffs, or supplies even when not charged may be subjected to GST. अगर हॉस्पिटल खाना दे रहा है किसको? डॉक्टर को, स्टाफ को, इन सबको खाना दे रहा है, तो उस पर जीएसटी लगेगी, चाहे पैसा लिया जाए चाहे न लिया जाए हॉस्पिटल के द्वारा। और जितना वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है ये सब खाना वाना बनाने के लिए, उसकी आईटीसी भी नहीं मिलेगी। फूड सप्लाइड टू इन पेशेंट as advised by doctor nutritionist is part of composite supply of healthcare service and not separately taxable. अगर जो पेशेंट है उसको लिए खाना अगर है डॉक्टर की एडवाइस पे, न्यूट्रिनिस्ट की एडवाइस पे, ठीक है, तो भी उस पे जीएसटी नहीं है, वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है। अदर सप्लाईज ऑफ फूड बाय द हॉस्पिटल टू पेशेंट नॉट एडमिटेड और देयर अटेंडेंट, जो लोग आते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब को दिखा के चले जाते हैं, वो लोग अगर कुछ कैंटीन से खरीद के खाते हैं, या फिर पेशेंट के साथ जो लोग आते हैं वो कुछ खरीद के कैंटीन से खाते हैं, तो ये सब कुछ भी टैक्सेबल होता है, इस पर भी जीएसटी लगेगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आते हैं तो कुछ और सर्विसेज देखते हैं जिस पर एग्जामिशन है।